नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो आप सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला लें। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का फंक्शन और उस फंक्शन के आधार पर उसके पार्ट ऑफ स्पीच को एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि सेंटेंस में लिखा हुआ प्रत्येक वर्ड दूसरे शब्दों से किस तरह से जुड़ा हुआ है और किस ओवरऑल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है, किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये किरण पब्लिकेशन 2023 एडिशन का 221वां सेंटेंस है। इससे पहले के सेंटेंस हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख लें। देखिए, सेंटेंस में मैं हमेशा कहता हूँ गलती ढूंढने से पहले उसकी स्ट्रक्चर को, उसके सिमेंटिक को, उसके सिंटैक्स को एनालाइज करना सीखिए। आप अपनी अप्रोच को इस तरह से रखें प्रैक्टिस के दौरान 100% अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बेटर लर्निंग के लिए, एक बेटर कॉन्फिडेंस के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो के पहले सेंटेंस से। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है इन। क्या कहते हो आप देख के इनको? जब मैं पूछता हूं स्टूडेंट से कि इन क्या है तो वो कहते हैं प्रीपोजिशन। देखिए, इनको प्रीपोजिशन कहने से पहले मैं यही आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनको प्रीपोजिशन कहने से पहले आप इसका फंक्शन देखें। किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित करने से पहले आप उसका फंक्शन देखें, क्योंकि उस वर्ड का फंक्शन ही उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित करता है। आप या मैं तय नहीं करते कि किसी वर्ड को किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाना चाहिए। उस वर्ड का फंक्शन निर्धारित करता है कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए। आपने या मैंने इनको प्रीपोजिशन कहा क्योंकि इसके बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन फ्रेज। एक नाउन फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है, सेमिस्टर लगा हुआ है नाउन। फोर्थ हो गया इसके लिए डिटर्मिनर, ऑर्डिनल नेचर का है, और द एक दूसरा आर्टिकल यानी कि एक दूसरा डिटर्मिनर हो गया फोर्थ से पहले। ये जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और इसी नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए, इसी नाउन फ्रेज को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए हमने इन प्रीपोजिशन लगाया है और यही प्रीपोजिशन का फंक्शन होता है। प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाए जाते हैं किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो हमने ये नोटिस किया कि इस द फोर्थ सेमेस्टर को, इस नाउन फ्रेज को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए इनको लगाया गया है, इसीलिए इनको प्रीपोजिशन कहा जा रहा है। कुछ मामलों में, कुछ कंटेक्स्ट में इन प्रीपोजिशन नहीं भी हो सकता है। जैसे आप एक सेंटेंस बोलते हो, मैम मे आई कम इन, मे आई कम इन। ये सेंटेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा सुन लें जो स्टूडेंट्स नए हैं। मैम मे आई कम इन में जो इन है ये प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का फंक्शन तो सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ना है। इसके बाद तो कोई नाउन प्रोनाउन लिखा नहीं है, तो अब इसको प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं किया जा सकता और लगभग सभी प्रीपोजिशन एडवर्ब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी वर्ड का फंक्शन देख के आप निर्धारित करें कि इसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाना चाहिए। इतनी बात हो गई कि इन प्रीपोजिशन को लगाया गया द फोर्थ सेमेस्टर को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। अब किससे जोड़ा जा रहा है वो आगे पता चलेगा। आगे एक और प्रीपोजिशन लगाया गया है ऑफ, और उसके बाद लिखा हुआ है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट द कोर्स। ये प्रीपोजिशन ऑफ और इसका ऑब्जेक्ट द कोर्स, ये नाउन हो गया कोर्स और द हो गया इसके लिए आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर। ये नाउन फ्रेज हो गई ऑफ प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सेंटेंस में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज, कोई भी कोमा अगर लगा है तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होगा। उसका कोई काम है सेंटेंस में, उसका कोई फंक्शन है, तभी तो उसे लगाया गया है। यूं ही तो उसको नहीं लगाया गया है सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, उसका कोई फंक्शन है, उसका कोई काम है, उसका कोई रोल है, कोई भूमिका, कोई विशेष प्रकार की भूमिका में वो है, तभी उसको लगाया गया है। यहाँ पर ऑफ
प्रीपोजिशन के द्वारा द कोर्स को किस भाग से जोड़ने की कोशिश की गई है, सेंटेंस के किस भाग से जोड़ने के लिए द कोर्स को लिखा गया है ऑफ प्रीपोजिशन लगा के। या यूँ कहिए कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके लिए आई है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है इस सेमिस्टर को बताने के लिए कि ये सेमिस्टर किसके सेमिस्टर की बात हो रही है, कोर्स के सेमिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को सेमिस्टर के लिए लगाया गया है तो सेमिस्टर है नाउन। अगर सेमिस्टर नाउन है तो इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को नाउन के लिए लगाया गया है, और नाउन के लिए आने वाले किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी क्लोज को हम कहते हैं एडजेक्टिव। चूंकि ये एक फ्रेज है तो मैं इसको कहना पसंद करूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको कह दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी है, लेकिन इसका फंक्शन सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का ही होता है। किसी नाउन के लिए लगाई गई है तो एडजेक्टिव फ्रेज, किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए लगाई गई है तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। कोमा लगा है यहाँ पर, देखिए कोमा यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमने एक प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया है और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम अलग थोड़ा सा सेपरेट करना चाह रहे हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस से सेंटेंसेस को स्टार्ट किया जा सकता है, बस ये थोड़ा सा हमारी स्ट्रक्चर को आर्टिस्टिक या पोएटिक मैनर में ले जाता है। जिस तरह से पोएम्स लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, उस मैनर में सेंटेंस को ले जाता है, लेकिन ये परफेक्टली नॉर्मल है, ऑफिशियल है, फॉर्मल है। आर्टिकल लगा हुआ है फिर से, अब देखिए आर्टिकल लगा हुआ है तो आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनर होते हैं, और डिटर्मिनर लगा है तो कहीं वो नाउन भी होगा जिसको डिटरमाइन करने के लिए आया होगा। कहाँ है वो नाउन, ये रहा, ये वो नाउन है जिसके लिए द आर्टिकल को, डिटर्मिनर को लगाया गया है। अब ये जो नाउन फ्रेज यहाँ पर लगी हुई है द अटेंडेंस, ये नाउन फ्रेज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकती है या ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन। देखिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में, प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, सब्जेक्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में इन्हीं तीन भूमिका में आ सकता है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर सेंटेंस में लिखा है तो या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों नाउन फ्रेज द फोर्थ सेमेस्टर और द कोर्स, ये दोनों नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गई। उसी प्रकार से ये जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है द अटेंडेंस, या तो ये ऑब्जेक्ट होगी किसी ट्रांजिटिव वर्ब का या किसी प्रीपोजिशन का, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए, या फिर इसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है लिंकिंग वर्ब के बाद। लिंकिंग वर्ब जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है लगाई जाती हैं सेंटेंसेस में लिंक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को उसके सब्जेक्ट से। मैं लिंकिंग वर्ब पर काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ, पिछली 30-35 वीडियोज़ में मैंने लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया है, तो यहाँ पर उसको इतना समय नहीं देंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट भी हैं हमारे सामने एक्सप्लोर करने के लिए। तो ठीक है, अगर ये द अटेंडेंस कॉम्प्लीमेंट होना था तो इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव, स्टैंड, ये सारी इनमें से कोई वर्ब आती, या इनके अलावा भी अगर कोई वर्ब हो जो मेरे ध्यान में ना हो, मेरी याद में ना हो, तो वो वर्ब आती, तब उस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट इसको कहा जा सकता था। ऐसा तो कुछ है नहीं, इससे पहले तो कोई लिंकिंग वर्ब लगी नहीं है, इससे पहले तो कॉमा लगा है और उससे पहले एक नाउन फ्रेज लगी थी जो खुद एक ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रही थी। तो कॉम्प्लीमेंट तो इसको कंसीडर कर नहीं सकते, इसको ऑब्जेक्ट भी कंसीडर नहीं किया सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस में लगते हैं या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन को चाहती है, उस नाउन या प्रोनाउन के बिना ट्रांजिटिव वर्ब एक कंप्लीट मीनिंग को, कंप्लीट सेंस को कन्वे नहीं कर पाती। तो इसी नाउन प्रोनाउन को ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। या तो ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में आते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब लगी है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, या फिर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे कि मैंने भी बताया कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाई जाती है किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, तो इन्हीं नाउन प्रोनाउन को इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो अगर द अटेंडेंस को आप ऑब्जेक्ट कहोगे तो दो ही सूरतों में, या तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी होती या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगा होता, नहीं लगा है तो इसको ऑब्जेक्ट भी कंसीडर नहीं किया जा सकता, फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। तो द अटेंडेंस हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो कोई प्रेडिकेट भी होगा। प्रेडिकेट मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो इस सब्जेक्ट के बारे में दी गई होगी सेंटेंस में, और उस प्रेडिकेट का सबसे अहम पार्ट होता है मेन वर्ब।
प्रेडिकेट का सबसे अहम मेन पार्ट होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बिना कोई प्रेडिकेट या कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। बाकी चीज़ें एब्सेंट रह सकती हैं लेकिन मेन वर्ब जरूर होगी। तो सब्जेक्ट और उसके बाद आ गया उसका प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में भी सबसे पहले आएगी मेन वर्ब, मतलब सबसे मेन पार्ट है मेन वर्ब। तो ये लगी है हमारी मेन वर्ब, फेल या फेल डाउन मान लो। अब इसके बारे में, इस फेल वर्ब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि गलती यहीं पर है और इसको समझना भी जरूरी है। बार बार एग्जामिनर इसको देता रहता है। कई सेंटेंस में मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में भी इस वर्ब को दिया जाता है। देखो ये वर्ब है फॉल। फॉल का मतलब है टू सडनली गो डाउन टू द ग्राउंड। ठीक है, टू सडनली गो डाउन टू द ग्राउंड, फॉल का मतलब ये है। या हिंदी में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो फॉल का मतलब है गिरना, जमीन तक गिरना, गिर कर जमीन, मतलब जमीन पर गिर जाना। ठीक है, ये है फॉल का मतलब। एक मीनिंग इसका फॉल का और है, और वो ये है कि टू रिड्यूस इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ। अब ये दोनों ही मीनिंग में, पहला मीनिंग ये गिरना, टू सडनली गो डाउन टू द ग्राउंड, और दूसरा मीनिंग ये टू रिड्यूस इन साइज, अमाउंट, क्वालिटी और स्ट्रेंथ, ETC लिख देता हूं मैं। ठीक है, एक दो एट्रीब्यूट में और हो सकता है। इन दोनों ही मीनिंग में ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेती, मतलब उनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। एक इसी के जैसी दिखने वाली दूसरी वर्ब है, वो है फेल। और फेल का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग डाउन टू द ग्राउंड। या हिंदी में कहूं, हिंदी में अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो फेल का मतलब होता है गिराना। अब गिराओगे तो किसी चीज को ही तो गिराओगे। मैंने गिराई तो ये पेन गिराया, तो जो चीज मैं गिराऊंगा वही गिराने का यानी कि फेल का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, और इसको चाहिए अपने बाद एक ऑब्जेक्ट, कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए इसको। ठीक है, ये फेल ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और फॉल इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। फॉल का मतलब गिरना, फेल का मतलब गिराना। इतनी बात समझिए आप। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है फेल की, वो होती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी फेल्ड होती है। अब दिलचस्पी की बात यह है कि फॉल की सेकंड फॉर्म और फेल की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म स्पेलिंग में एक जैसी है दिखने में, तो एग्जामिनर आपको यहां कंफ्यूज कर सकता है। तो ये वाली लगानी है या ये वाली लगानी है, इसका पता करने के लिए आप सेंटेंस में टेंस देखें कि कौन सा टेंस हमें यूज करना है। अगर हमें पास्ट टेंस में चाहिए तो हमें ये वर्ब लगानी पड़ेगी, प्रेजेंट में अगर चाहिए तो ये लगानी है। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमें इंट्रांजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है या ट्रांजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है, हमें किस मीनिंग में वर्ब चाहिए। मीनिंग से पता लग जाएगा, और पता लग जाएगा कि हमें इंट्रांजिटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन प्रोनाउन लिखा है तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा, इट मींस हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो मतलब फेल को लगाएं। तो यहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है इस फेल में और इस वाली फेल में, इसका ध्यान रखें आप। मैं इस पर एग्जाम्पल भी बता चुका हूं पिछले किसी लेक्चर में। अब देखो ये जो फॉल है ना, इससे बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स भी हैं कुछ। प्रीपोजिशन को जोड़कर फॉल के साथ एडवर्ब की तरह उनको ट्रीट किया जाता है और एक फ्रेजल वर्ब बना दी जाती है। उन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को भी देख लेते हैं। फॉल के मीनिंग से ही सिमिलर मीनिंग वो रखते हैं। जैसे मैंने एक प्रीपोजिशन लिखा, एक फ्रेजल वर्ब मैंने यहां पर लिखा फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब है फॉल का ये वाला मीनिंग। फॉल का जो सबसे पहला मीनिंग मैंने बताया था, टू सडनली गो डाउन टू द ग्राउंड,
फॉल डाउन का एग्जैक्टली यही मीनिंग है। देखिए फॉल तो दो मीनिंग में आ सकती है, इसमें भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है, लेकिन फॉल डाउन का एक ही मीनिंग है, टू सडनली गो डाउन टू द अर्थ। मैं लिख देता हूं यहां पर, टू सडनली गो डाउन टू द ग्राउंड। एक केवल ये फॉल डाउन केवल इसी मीनिंग को कन्वे कर सकती है। बस यहीं से आपका सेंटेंस हो गया। आपके सामने जो एरर आई थी, हाँ दूसरे फ्रेजल वर्ब भी बता दूंगा फॉल से मिलकर जो बने हैं, लेकिन यहीं से आपका सेंटेंस हो गया। अब देखो यहां पर आपको इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ये पहली बात तो आपको यहां पर इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब चाहिए, क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन तो लिखा हुआ है नहीं। और दूसरी बात यह कि फॉल डाउन का मतलब है टू गो डाउन टू द अर्थ। यही तो बताया मैंने, फॉल डाउन का मतलब है टू गो डाउन टू द अर्थ, टू सडनली गो डाउन टू द ग्राउंड। लेकिन फेल इस मीनिंग में भी आ सकती है, टू रिड्यूस इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ, और इस मीनिंग में भी आ सकती है। तो हमें यहां पर चाहिए ये वाला मीनिंग। अटेंडेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि वो ग्राउंड तक चली गई, वो रिड्यूस हो गई। अमाउंट या उसकी स्ट्रेंथ जो थी, या उसका जो उसका वैल्यूएशन था, जिस भी प्रकार का वैल्यूएशन था, वो रिड्यूस हो गई। तो हमें यहां पर फॉल डाउन नहीं, सॉरी, हमें यहां पर फॉल डाउन नहीं, एक्चुअली में फेल लगानी चाहिए। मतलब फेल डाउन नहीं, यहां पर हमें फेल लगानी चाहिए। ये तो हो गया आपका सेंटेंस जो यहां पर गलती आई थी। लेकिन एक चीज और मैं यहां पर बता देना चाहता हूं आपको, फॉल से बनने वाली दूसरी फ्रेजल वर्ब क्या हो सकती है, क्या उनका यूसेज हो सकता है। ये समझ लो कि आपका वोकैब का सेशन भी साथ साथ चल रहा है। फॉल डाउन का मतलब ये हो गया, एक वर्ब होती है, एक फ्रेजल वर्ब होती है फॉल ओवर। ठीक है, फॉल ओवर का मतलब भी लगभग ऐसा ही होता है, थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉल ओवर का मतलब होता है टू कोलैप्स, कोलैप्स ही लिख देता हूं, टू कोलैप्स एंड फॉल टू द ग्राउंड। ठीक है, कोलैप्स होकर, फॉल ओवर का मतलब कोलैप्स होकर जमीन पर गिर जाना, ग्राउंड तक गिर जाना। टू कोलैप्स एंड फॉल टू द ग्राउंड, मतलब फॉल तो यहां पर भी हुआ है ग्राउंड तक, लेकिन इसमें कोलैप्स का मीनिंग एक ऐड हो जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। एक और एक्टिविटी, एक और एट्रीब्यूट इसमें ऐड हो गया। एक वर्ब होती है फॉल आउट। इसका मतलब भी फॉल ही होता है। फॉल, अब चूंकि फॉल से बनी हुई वर्ब है तो फॉल ही होता है इसका मतलब। लेकिन जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, मैंने यहां पर लिखा क्लोज द डोर ऑफ द कार सो डैट यू वॉन्ट फॉल आउट। अब देखिए फॉल आउट को तब यूज किया जाता है, मैंने क्या लिखा, क्लोज द डोर ऑफ द कार सो डैट यू वॉन्ट फॉल आउट। फॉल आउट को आप तब यूज करते हैं जब आपकी ओरिजिनल पोजीशन, जब ओरिजिनल पोजीशन इन हो, यानी कि यू को बोली जा रही है ना ये बात, तो यू की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, इनसाइड द कार। ठीक है, यू की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, इनसाइड द कार, तभी उसको बोला जा रहा है कि यू वुड नॉट फॉल आउट, FALL फॉल आउट। ठीक है, तो फॉल आउट का मतलब भी गिरना ही है, फॉल करना ही है, लेकिन बाहर की साइड को। बाहर की साइड को आप तब गिरोगे जब पहले आप अंदर हो, आपकी ओरिजिनल पोजीशन इनसाइड द कार हो। ये इस मीनिंग में या इस कंटेक्स्ट में हम फॉल आउट यूज करते हैं। ठीक है, एक और जो फ्रेजल वर्ब है वो ये है फॉल के साथ ऑफ। फॉल ऑफ आपने सुना होगा। फॉल ऑफ में भी फॉल का मीनिंग तो है ही, लेकिन ये वाला फॉल तब होगा जब ओरिजिनल पोजीशन क्या हो, जब ओरिजिनल पोजीशन ऑन हो, ओरिजिनल पोजीशन ऑन हो।
मतलब ऑन एडवर्ब को, ऑन यहाँ पर एडवर्ब की तरह रिफर कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब प्लेस की तरह। जैसे मैंने लिखा शी फेल ऑफ द हॉर्स, ठीक है, सी फेल ऑफ द हॉर्स, ये फॉल की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, जो अभी बताई थी आपको पास्ट इंडेफिनिट में। अब सी की ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी? ऑन द हॉर्स, यही तो सी की ओरिजिनल पोजीशन होगी। तो अगर सी की ओरिजिनल पोजीशन ऑन द हॉर्स है, तो हम अगर फॉल की बात करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? सी फेल ऑफ द हॉर्स, ठीक है। तो गिरने का मीनिंग तो इसमें भी है, फॉल का मीनिंग इसमें भी है। चूंकि हम यहाँ पर प्रीपोजिशन चेंज कर रहे हैं, तो ये जो फ्रेजल वर्ब का कंटेक्स्ट है ये बदल जा रहा है। पोजीशन जब ओरिजिनल पोजीशन ऑन होगी तभी हम ऑफ द हॉर्स लगा सकते हैं, इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। एक और जैसे मैंने लिखा फॉल इनसाइड, तो फॉल इनसाइड में भी फॉल का मीनिंग ही है, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन, जब ओरिजिनल पोजीशन आउटसाइड हो, ठीक है, जब ओरिजिनल पोजीशन आउटसाइड हो। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू द पूल। यहां पर एक पूल था, उसमें पानी भरा हुआ था, वो यहां खड़ी थी आउटसाइड द पूल, अपना बैलेंस उसने लूज किया और अंदर गिर गई। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या हो? आउटसाइड हो, तभी आप इनसाइड लगा सकते हैं फॉल के साथ, ठीक है, फॉल इनसाइड द पूल। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ये फ्रेजल वर्ब क्लोज टेस्ट में आ जाती हैं, आपको बार बार परेशान करती हैं। अच्छी वर्ब है फॉल, ठीक है, बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस वर्ब को देकर। एक और फ्रेजल वर्ब है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब है नॉट, इसका फॉल से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा मीनिंग अलग अलग को चला जाता है इसका। फॉल बिहाइंड का मतलब है नॉट टू कीप अप विद प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस चल रही है और उसमें पीछे छूट जाना। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, सी फेल बिहाइंड द क्लास वर्क, ठीक है, क्लास वर्क में छठा चैप्टर चल रहा है, वो अभी चौथे चैप्टर पर ही है, तो वो जो प्रोग्रेस चल रही है क्लास वर्क में उससे पीछे छूट गई। नोट टू कीप अप विद प्रोग्रेस, सी फेल बिहाइंड द क्लास वर्क। ये फॉल से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। फॉल इनसाइड, फॉल बिहाइंड, फॉल ऑफ, ठीक है, फॉल आउट, फॉल ओवर, फॉल डाउन। वापस चलते हैं हमारे सेंटेंसेस पर। ये तो ये 221वां सेंटेंस हो गया, 222वां देख लेते हैं, आगे चलते हैं। माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए माई आपको पता है पजेसिव डिटर्मिनर लगा है, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनके केसेस होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारे उनके केसेस होते हैं। वो सब्जेक्टिव केस में हो सकते हैं जैसे आई, वो ऑब्जेक्टिव केस में हो सकते हैं जैसे मी, वो पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं माई, वो पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। ये दोनों पजेसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए लिखे जाते हैं, और ये डिटर्मिनर होता है और ये प्रोनाउन होता है। चूंकि ये प्रोनाउन होता है तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है, और एक अपने आप में एक वर्ड है आ सकता है। लेकिन ये जो वर्ड है माई, ये डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर है तो ये हमेशा नाउन के साथ ही लगा मिलेगा। तो माई अगर डिटर्मिनर लगा है पजेसिव डिटर्मिनर, तो वो नाउन भी होगा जिसको डिटरमाइन करने के लिए आया होगा। तो माई जो पजेसिव डिटर्मिनर है, या कोई भी डिटर्मिनर जो लगाया जाता है वो पजेसिव नाउन के लिए लगाया जाता है। ये नाउन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है इसको, इसमें पजेसिव फंक्शन जनरेट करने के लिए। देखो मैं लिख सकता हूं मैं यहाँ पर हर कार, माई कार लिख सकता हूं यहाँ पर, लेकिन राम कार तो नहीं लिख सकता ना। तो राम में वो पजेसिव एट्रीब्यूट को, उस पजेसिव फंक्शन को जनरेट करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और इस सिचुएशन में हम इसे कहते हैं पजेसिव नाउन। इसको कहते हैं पजेशन, वो चीज, वो थिंग जो पजेशन में है,
ठीक है, POSSION, इसको हम कहते हैं पजेशन। वो चीज, वो थिंग जो पजेशन में है, वो पर्सन जिसने पजस किया हुआ है। पजस का मतलब टू हैव, टू ऑन समथिंग, ठीक है। तो राम में यानी कि किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है इस पजेसिव फंक्शन को जनरेट करने के लिए। अभी जो डिटर्मिनर लगाया गया है इस पजेसिव नाउन के लिए लगाया गया है, ना कि इस पजेशन के लिए, ठीक है। माई या और कोई भी आर्टिकल या डिटर्मिनर जो लगाया जाएगा वो इसके लिए लगाया जाएगा, फ्रेंड के लिए लगाया गया है, ना कि एक्चुअल जॉब के लिए। इतनी बात तो क्लियर हो गई। माई एक्चुअल जॉब नहीं, माई फ्रेंड, ठीक है। माई फ्रेंड नाउन हो गया, नाउन फ्रेंड नाउन हो गया, माई हो गया डिटर्मिनर उसके लिए। इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव फंक्शन को जनरेट किया। इसके बाद जो लिखा होगा वो भी एक नाउन ही होगा, कोई पजेशन कोई थिंग ही हो सकती है, नाउन होगा। अब ये जॉब लगा हुआ है नाउन, एक्चुअल हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, ठीक है। एक नाउन फ्रेज यहां पर लिखी हुई है जो कि पजेशन में है, इस पजेसिव नाउन फ्रेंड की, जिसके लिए पजेसिव डिटर्मिनर माई भी लगाया गया है। माई डिटर्मिनर लगाया गया फ्रेंड को, फ्रेंड का बताने के लिए कि फ्रेंड किसका है, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया ये बताने के लिए एक्चुअल जॉब किसकी है। अब यहाँ पर जो है गड़बड़ दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स को, और इन खासकर किरण पब्लिकेशन वालों को, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, जॉब का मतलब होता है द रेगुलर वर्क फॉर इनकम। आप इनकम के लिए, आप पैसे के लिए जो भी रेगुलर वर्क करते हैं उसको जॉब कहते हैं। 90% मीनिंग यही है इस वर्ड का, और किसी कंटेक्स्ट में अगर यूज होगा तो वो बात की बात है। ये जॉब का मेन मुख्य मीनिंग है। एक्चुअल का मतलब क्या है? एक्चुअल का मतलब है एग्जिस्टिंग इन फैक्ट और रियलिटी। जो चीज फैक्ट में, जो वो चीज वाकई में या रियलिटी में, फैक्ट में हो, एग्जिस्ट करती हो, उसी को हम एक्चुअल कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जा रहा है किरण पब्लिकेशन के द्वारा कि एक्चुअल जॉब को, एक्चुअल एडजेक्टिव जॉब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि जॉब का मतलब है वो रेगुलर वर्क फॉर इनकम, और एक्चुअल का मतलब है एग्जिस्टिंग इन फैक्ट रियलिटी। तो इन दोनों का मीनिंग ऐसा है कि एक्चुअल जॉब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। भाई रेगुलर वर्क है तो वही तो एक्चुअल है आपका, उसको उसमें एक्चुअल लगा के उसको सुपरफ्लुअस बनाना या रिडंडेंट बनाने जैसे ही तो है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ये कहा जा सकता है कि जो रेगुलर वर्क है आपका, वही वाकई में वही वर्क है, वही एक ही जॉब है जिसको आप एक्चुअल वर्क कहते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक्चुअल इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, लेकिन दूसरे स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में एक्चुअल वर्ड पूरी तरह से जॉब को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूं, इन द सर्विस ऑफ द पुअर, इन द सर्विस ऑफ द पुअर, महात्मा गांधी forgot his actual job। ठीक है भाई, महात्मा गांधी क्या थे? एक एडवोकेट थे। महात्मा गांधी एक वकील थे। उनकी एक्चुअल जॉब क्या थी? वकालत करते, केस लड़ते, मुकदमे लड़ते, पैसे कमाते, अपनी जीविका चलाते। लेकिन पुअर की सर्विस में वो अपनी एक्चुअल जॉब भूल गए। तो ये ऐसा नहीं है कि एक्चुअल जो है जॉब को मॉडिफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, एक्चुअल जॉब तो उनकी कुछ और थी, वो तो एडवोकेट थे, लेकिन इन द सर्विस ऑफ द पुअर महात्मा गांधी फॉरगॉट हिज एक्चुअल जॉब। अब देखिए उनकी जॉब, अब यहां पर देखिए इसका मतलब है कि उनकी एक्चुअल जॉब थी एडवोकेट की, लेकिन उनका वॉलंटियर वर्क था। वॉलंटियर वर्क या उनका जो वो जो अपनी स्वेच्छा से कर रहे थे, वो उनका जॉब क्या था? पुअर को सर्व करना, पुअर को सर्व करना, पुअर द पुअर, यहां पे लिख देता हूं, पुअर पीपल को सर्व करना। ठीक है, अफ्रीका वगैरह में ही उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे।
तो बिल्कुल एक्चुअल जो है एक ऐसा एडजेक्टिव है जो जॉब को मॉडिफाई कर सकता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ये कहा जा सकता है कि एक्चुअल जॉब को मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में वो कर भी सकता है। तो हमें तो क्वेश्चन पेपर को ऑब्जेक्टिवली लेना होता है, हम कंटेक्स्ट को पकड़ते हैं, हम कंटेक्स्ट को ढूंढते हैं, अपनी तरफ से किसी कंटेक्स्ट को जनरेट नहीं करते। हम ये नहीं सोच लेते कि यार ये इस कंटेक्स्ट में होगा, हम इस कंटेक्स्ट में इसको कंसीडर कर रहे हैं और गलत कह दे। एग्जामिनर ने जो कंटेक्स्ट दिया होता है, जो सिचुएशन हमारे सामने रखी होती है, ऑब्जेक्टिवली हमें उसको पकड़ना होता है। और हमारी इसी एबिलिटी को तो एग्जामिनर चेक कर रहा है कि हम उसकी बात, उसके कंटेक्स्ट को, उसकी सिचुएशन को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ये इसको मॉडिफाई कर सकता है। देखिए मैं और सेंटेंस लिख देता हूं आपके सामने। मैं यहां पर लिख देता हूं टीचिंग, मैंने एक सेंटेंस लिखा, टीचिंग इज अ वे ऑफ लाइफ रादर देन एन एक्चुअल जॉब। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सही है। टीचिंग इज ए वे ऑफ लाइफ रादर देन एन एक्चुअल जॉब। एक्चुअल जॉब से मैं यहाँ रिफर कर रहा हूँ कि ऐसी जॉब जो एग्जिस्टिंग इन फैक्ट एक जॉब ही हो, मतलब एक प्रॉपर जॉब हो। एक प्रॉपर जॉब का मतलब क्या है, आप प्रोफेशनली उससे जुड़े हो, आपने काम किया और आपको पैसे मिल रहे हैं, तभी आप उसको करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी जॉब नहीं है जो इन फैक्ट में एक फैक्चुअली एक जॉब कही जा सकती हो, मैं उसको एक वे ऑफ लाइफ मानता हूँ। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम ठीक है। मैं एक यहाँ पर एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हर जॉब टाइटल इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बट हर एक्चुअल जॉब इज टू हेड द असेंबली। कि उसका जो टाइटल है, उसकी जॉब का टाइटल तो वाइस प्रेसिडेंट है, बट उसकी एक्चुअल जॉब है असेंबली को हेड करना। और ये आपके साथ, हम में से कईयों के साथ होता है। हम कई बार हम जाते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, हमें रख लिया जाता है काम पर। किसी पर्सन को किसी काम पर रखा गया है, उसको बोला गया है कि तुम असिस्टेंट मैनेजर हो, काम करवाया जा रहा है उससे कोई और। रखा गया है उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर या हेडमास्टर की पोस्ट पर, लेकिन काम उससे कराया जा रहा है कुछ और। तो ये इस कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं एक्चुअल को जॉब के साथ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वापस आते हैं सेंटेंस में, यहां पर कोई एरर मुझे नहीं लगती। माय फ्रेंड्स, एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स, मेन वर्ब हो गई, और ये जो मेन वर्ब है हमारी एक्शन नेचर की वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है तो अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन लेगी। तो क्या ले लिया इसने, अलोट। अलोट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अलोट या लोट्स ऑफ डिटर्मिनरी होते हैं, और ये लार्ज नंबर या किसी चीज के अमाउंट को, लार्ज नंबर या लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल और थिंग्स को रिफर करते हैं। ठीक है, रिफर करने के लिए यूज होते हैं, इतनी बात लिखते हैं आप, लिए यूज होते हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ, मैं यहां पर लिख सकता हूं अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, इस तरीके से लिखे जाते हैं। वापस आते हैं, तो यहां पर अ लॉट ऑफ पूरा का पूरा क्या बन गया, ये डिटर्मिनरी बन गया। ऑल, अगर इस तरह से ले कि अ लॉट ऑफ पूरा का पूरा डिटर्मिनर वाली फ्रेज हो गई तो भी ठीक है, वरना आप इस तरह से सोच लें कि इन्वॉल्व ट्रांजिटिव वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट हो गया अ लॉट ऑफ, प्रीपोजिशन हो गई, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों तरीके से ही जस्टिफाइबल है। डिक्शनरी पे अगर आप डालेंगे तो दोनों तरीके से ही आपको मिल जाते हैं। लेकिन इन्वॉल्व ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया अलॉट। फिर ऑफ, ये बताने के लिए कि किसके अलॉट की बात कर रही है, ऑफ प्रीपोजिशन को लगाया गया है, यानी कि किसके अमाउंट की बात हो रही है। अलॉट ने अमाउंट को रिफर कर दिया,
तो ये बताने के लिए कि किसके अमाउंट को रिफर किया जा रहा है, हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाया और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें हम, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब दोनों ही हो जाते हैं। कुछ को यहाँ पर गलती लगेगी, कुछ यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर दो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो सही है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत नजर आ रही है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब दोनों ही हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वो लोग भी हो जाते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हो आप? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे ही अधिकारी जो पब्लिक के एम्प्लॉय हैं, जो पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक को सर्व करने के लिए उनको रखा गया है, जो जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उन सारे ही लोगों को भी रिफर कर देता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो जाता है, चलो यहां पर मैं बता देता हूं दोनों ही मीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के, यहां पर अच्छे से लिख देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द पीपल हु वर्क in any organization, the people who work in any organization or any business or any company or any government, कुछ भी लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन ने सबको रिफर कर दिया। एक मीनिंग तो यही हो गया इसका। दूसरा मीनिंग वो अरेंजमेंट्स, द अरेंजमेंट्स और द टास्क or the activity which are necessary to do some business। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए वो सारे अरेंजमेंट्स, वो सारे टास्क, वो सारी एक्टिविटी जो जरूरी होती हैं, जो की जाती हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन रिफर कर देता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वो टास्क और वो एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं उन अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इसी मीनिंग को रिफर कर रहा है, इसलिए वो सही है, अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस सेंटेंस में मेरे हिसाब से तो नो एरर है। आपको अगर कुछ और लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं खुशी से जवाब दूंगा। 222वां सेंटेंस हो गया आपका। 223वें पे चलते हैं। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। ओके, नेफ्यू हो गया नाउन आपका, माई हो गया डिटर्मिनर, एक नाउन फ्रेज आपके सामने लगी हुई है। जल्दी से बता देंगे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ही कोई नाउन फ्रेज आपके सामने आती है, आपके दिमाग में 3 बातें आती हैं कि या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तो ये है नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हुई नहीं है। लिंकिंग वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती हैं और यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट इसको कंसीडर किया नहीं जा सकता। क्या आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट इसे कहा जा सकता था तब जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या कोई प्रीपोजिशन लगी होती। भाई ट्रांजिटिव वर्ब होने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती, या कोई प्रीपोजिशन होती, हम कह देते कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन लगाया गया इस नाउन को जोड़ने के लिए सेंटेंस के किसी भाग से, और ये उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ तो ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, ना कोई प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे आप। तो ये नाउन फ्रेज आपकी माई नेफ्यू हो गई सब्जेक्ट। अब आगे लिखा हुआ है बिगन। ये जो बिगन है, बिगिन की थर्ड फॉर्म है। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। मीनिंग आपको पता है। ओके, अब देखिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है पूरी इंग्लिश ग्रामर में या तो लगाई जाती है हैज के साथ, हैज, हैव या हैड के साथ। हैज, हैव या हैड के साथ ये लगाई जाती है तब जब हमें कंप्लीशन को एक्सप्रेस करना हो, और हम इसको कहते हैं परफेक्ट स्टेट। ठीक है, वहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करती है, और हैज, हैव, हैड में से कोई एक होगी जो हेल्पिंग वर्ब बननी होगी। दूसरा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है बी के साथ। बी की कोई भी फॉर्म लगी होगी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, कोई भी फॉर्म लगी होगी, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तब जब ये पैसिव के स्ट्रक्चर को
जनरेट करती है, हम पैसिव के स्ट्रक्चर को लिखते हैं। या फिर हम तब इसको कह सकते हैं जब ये जो बी है हमारी वो लिंकिंग वर्ब हो रही हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो रही हो। इसके अलावा और कोई सिचुएशन थोड़ी है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है। या तो पास्ट पार्टिसिपल होगी, एडजेक्टिव का काम में हो रही होगी। अगर वो मेन वर्ब होगी, बी के साथ लिखी होगी तो पैसिव स्ट्रक्चर भी हो सकती है। अगर वो मेन वर्ब होगी, कंप्लीशन को दिखा रही होगी तो हैज हैव हैड के साथ लगी हो। तो यहां पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में नहीं दिखाई दे रही। ना तो उसके साथ हैज हैव हैड लगा है जो उसको मेन वर्ब कंसीडर कर लूं, और अगर इसको पैसिव मान लूं, पैसिव स्ट्रक्चर मान लूं, तो इसके साथ कोई बी की फॉर्म नहीं है। इसको एडजेक्टिव भी नहीं कंसीडर कर सकता मैं। एडजेक्टिव होता तो इससे नेफ्यू से नाउन से पहले आ जाता, बाद में लगाने का तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर इसके लिए लगी होती तो चलो बाद में भी लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर तो ये पैसिव भी नहीं है और परफेक्ट स्टेट में भी नहीं है और एडजेक्टिव भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत लिखा है। अब इसको सही करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन तो यही है कि इसको पैसिव बना दूं, लेकिन पैसिव भी इसको नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है। भाई पैसिव के बारे में मैंने क्या बताया आपको? पैसिव के बारे में मैंने बताया था कि पैसिव फॉर्म वर्ब की ट्रांजिटिव वर्ब की ही पॉसिबल है। वर्ब अगर ट्रांजिटिव नेचर की है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब का ही पैसिव बनाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। पैसिव में बनाते वक्त इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर हम सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन यहां पर तो वर्किंग ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब होनी चाहिए एक्टिव फॉर्म में। तो पैसिव स्ट्रक्चर को तो भूल जाओ। एडजेक्टिव इसको कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि एडजेक्टिव लिखा होता तो पहले लिखा होता नाउन से, ठीक है। वर्किंग नाउन के लिए एडजेक्टिव हो नहीं रहा। अब इसको हम परफेक्ट में बनाएं क्या? भाई इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या हम परफेक्ट में ले जाएं? अगर हम परफेक्ट में ले जाएं इसको, माय नेफ्यू हैज बिगन कर दें, ठीक है, तो ये यहां तो सही हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस में और कोई इंफॉर्मेशन भी है जिस इंफॉर्मेशन के हिसाब से गलत हो जाएगा, और वो इंफॉर्मेशन है 10 years एगो। एगो बताता है पास्ट के पॉइंट को। एगो का मतलब है बैक इन टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट। एगो का मतलब है बैक इन टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट, और कितना बैक? 10 years। यानी कि अगर आप प्रेजेंट के पॉइंट पर खड़े होकर इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, ये आपकी टाइम लाइन है, और ये वो टाइम है जब आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया। तो जिस टाइम आप रिपोर्ट करते हैं वही प्रेजेंट होता है आपका। इससे 10 साल पहले के इस पॉइंट की बात की जा रही है, 10 ईयर एगो की बात की जा रही है, इस पॉइंट की बात की जा रही है। तो ये तो पास्ट का पॉइंट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट में ले गया सिचुएशन को, प्रेजेंट में कंप्लीशन दिखा दिया। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है, एगो के साथ क्या लिखा हुआ है? 10 years एगो जो लिखा हुआ है ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड टेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम से के हिसाब से टेंस को डिसाइड करते हैं। तो जब हमें टाइम दे रखा है पास्ट का एक पॉइंट दे रखा है, तो हम उसी हिसाब से टेंस लिखेंगे। तो यहां पर हम इस परफेक्ट में इस कंप्लीशन को दिखा नहीं सकते, ठीक है। पैसिव में हम बना नहीं सकते थे, एडजेक्टिव कंसीडर करना इसको पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें इसको करना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा सेंटेंस में। पास्ट के पॉइंट को अगर रिफर कर रहे हैं तो इस पॉइंट के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से वर्ब का टेंस होगा, और इस टाइम पर वर्ब का टेंस होना चाहिए बिगेन, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। इतनी बात आ गई आपको समझ में? आगे का सेंटेंस देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। हमने देखा यहां पर 10 years एगो, वो बाकी तीनों ऑप्शन हमारे खत्म ही हो गए थे, तो हमने बिगेन को कर दिया बिगेन। अब देखो ये जो बिगेन है ना, मेन वर्ब है आपकी, बिल्कुल कंप्लीटली सही कह रहे हो। एक्शन नेचर की है आपकी, ये भी बात सही है। एक्शन में भी ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? देखिए ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए इसके बाद में। भाई बिगिन करोगे किसी चीज को तो करोगे, तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कोई होगा नाउन। यहां पर लिखी हुई है वर्ब, और देखो नाउन अगर कोई रेडीमेड नाउन होता तब तो ठीक था, लेकिन यहां पर वर्ब लिखी है, और आपने वर्ब नहीं लिखी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाती है जेरेंड।
और जेरंड हो जाता है नाउन। तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई और इस ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब हो गया, इस ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट हो गया ये जेरंड। जेरंड चूंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड है और जेरंड नाउन है, तो नाउन तो ऑब्जेक्ट बन ही सकता है। इस ट्रांजिटिव वर्ब बिगेन का ऑब्जेक्ट हो गया वर्किंग। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने यहां पर वर्किंग क्यों लगाया, आपने यहां पे टू वर्क क्यों नहीं लगाया? और अगर एग्जामिनर लगा देता तो टू वर्क गलत हो जाता, जबकि जो टू वर्क है वो एक इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव है तो वो नाउन तो हो ही सकता है। हालांकि एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन नाउन तो हो ही सकता है ना। तो आपने इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में एक जिरेंडी क्यों लगाया, इसकी इन्फिनेटिव वाली फॉर्म क्यों नहीं लगाई? और कई बार आपको वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगा हुआ मिलेगा और कई बार आपको इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जिरेंड लगा हुआ मिलेगा। ये कैसे तय होता है कि हमें जिरेंड लगाना है या इन्फिनेटिव लगाना है? ये समझने के लिए हमें जिरेंड और इन्फिनेटिव के इस वाले फीचर को समझना पड़ेगा जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए मेरी बात समझिए कि अगर आपके पास ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब का मीनिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले ले, और ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से ही कोई नाउन या प्रोनाउन होना है। अगर वो प्रोनाउन है तब तो बात ही खत्म, लेकिन अगर वो नाउन है तब भी इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये कि वो एक रेडीमेड नाउन हो। रेडीमेड नाउन का मतलब है वो वर्ड उसी फॉर्म में नाउन के फंक्शन में पाया जाता हो, ठीक है। रेडीमेड नाउन, रेडीमेड नाउन मतलब कि जिस फॉर्म में वो पाया जाता हो उसी फॉर्म में वो नाउन हो। जैसे कि बुक, बुक जो वर्ड है वो एक नाउन है। मैन जो वर्ड है वो एक नाउन है, ठीक है। गेम जो वर्ड है वो एक नाउन है। ताजमहल जो एक वर्ड है वो नाउन है। ये सारे क्या है, एक नाउन ही तो है, ठीक है। रेडीमेड नाउन है। या तो मेरे कहने का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन होना चाहिए तो प्रोनाउन अगर है तो डिस्कशन ही खत्म, प्रोनाउन लिख देंगे ऑब्जेक्ट के केस में, बात खत्म। लेकिन अगर नाउन है तो भी दो संभावनाएं हैं। एक तो ये कि वो रेडीमेड नाउन हो सकता है, रेडीमेड नाउन बना बनाया नाउन, जिस फॉर्म में वो वर्ड है उसी फॉर्म में वो नाउन हो। दूसरी सिचुएशन हमारे सामने वो होती है कि यहाँ पर नाउन की जगह कोई वर्ब लिखी हो, नाउन की जगह कोई वर्ब लिखी हो। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जाना था जो कि एक नाउन होना था, लेकिन नाउन न लिख के एक वर्ब लिखी हुई है। तो इस वर्ब को नाउन बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो इस वर्ब को नाउन बनाने की जिम्मेदारी में हम इसको नाउन बनाने के लिए जिरेंड बनाएं या इन्फिनेटिव बनाएं, ये सवाल है आपके सामने। जिरेंड जो होते हैं वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती हैं और वो नाउन के काम में, नाउन के फंक्शन में होती हैं, और जो इन्फिनेटिव होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों फंक्शन में आ जाते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब को छोड़ो अभी, लेकिन वो नाउन के फंक्शन में तो आ ही सकते हैं। तो हम इसमें से अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन लिखा है रेडीमेड तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ब लिखी है तो उसको जिरेंड बनाए या इन्फिनेटिव, ये आपके सामने समस्या है। तो इस समस्या का तोड़ मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इन्फिनेटिव होते हैं ना, इन्फिनेटिव 2 + V1, ये मेन वर्ब के बाद होने वाले एक्शन होते हैं। बाद होने वाले एक्शन मेन वर्ब के बाद। क्रोनोलॉजी को देखिए, यहां पर टाइम पर चली गई बात, टाइम पर अब क्रोनोलॉजी की बात हो रही है। मेन वर्ब के बाद होने वाले एक्शन होते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल से और क्लियर करूंगा तो बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी बात। और जो जिरेंड होती है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की भूमिका में तो वो भी होती है, लेकिन ये मेन वर्ब के साथ या उससे पहले होने वाले एक्शन होते हैं, उससे पहले वाले एक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी डिसाइडेड। अब डिसाइडेड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो निश्चित तौर पर ही इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि एक नाउन होगा। लेकिन मैंने लिख रखी है यहां पर वर्ब गो, फिर उसके बाद लिख दिया मैंने अलोन एडवर्ब। तो अलोन से तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो ठीक है, लेकिन यहां पर होना चाहिए था ऑब्जेक्ट नाउन। लिखी हुई है मैंने वर्ब गो, तो इसको नाउन बनाना पड़ेगा।
तो नाउन बनाने के लिए इसको टू गो करूं या गोइंग करूं, ये वाली अंडरस्टैंडिंग काम आएगी आपकी कि जो इन्फिनेटिव वाला एक्शन है वो मेन वर्ब के बाद होने वाला एक्शन है और जो जेरेंड है वो मेन वर्ब के साथ या उससे पहले वाला एक्शन है। तो डिसाइड हम पहले करते हैं, गो हम बाद में करेंगे। भाई पहले कोई जो ये शी है उसने पहले डिसाइड किया होगा, बाद में तो वो गई होगी। तो ये जो जाने वाली एक्टिविटी है ये डिसाइड वाली एक्टिविटी के बाद वाला एक्शन है, बाद में तो हुआ होगा, पहले उसने डिसाइड किया होगा फिर वो जाने का एक्शन करेगी। तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वाले एक्शन मेन वर्ब वाले एक्शन के बाद वाले एक्शन होते हैं। तो ये जो गो है ये इस मेन वर्ब डिसाइड के बाद होने वाला एक्शन है, पहले डिसाइड करेगी फिर जाएगी। तो हम यहां पर क्या प्रीफर करेंगे, इन्फिनेटिव। तो गो का क्या हो जाएगा, टू गो हो जाएगा, गोइंग यहां पर गलत हो जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, सी वांटेड स्टील द मनी। ठीक है, अब ये जो वांटेड है फिर से ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था। ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होना चाहिए। लिखी हुई है आपने वर्ब, तो इसको नाउन बनाओ। नाउन बनाने के लिए इसको टू स्टील करोगे या स्टीलिंग करोगे। भाई पहले वो वांट करेगी, स्टील वाला काम वांट के बाद होगा। ठीक है, पहले उसके दिमाग में ये बात आएगी, पहले वो डिजायर करेगी, पहले वो वांट करेगी स्टील करने के लिए। तो स्टील वाला काम इस मेन वर्ब के बाद होने वाला काम है, बाद वाला एक्शन है। तो हमें क्या लगाना चाहिए, इन्फिनेटिव लगाना चाहिए, टू स्टील। ठीक है, स्टील का हमने क्या कर दिया, टू स्टील। अब ये जो इन्फिनेटिव है ये खुद अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें स्टील में अगर वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो वो कैसी निकली, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, और उस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, द मनी। ओके, एक सेंटेंस और लिखा मैंने, सी एडमिटेड या एक्सेप्टेड या फॉरगॉट या रिमेंबर्ड ठीक है। स्टील लिख रहा हूं फिर से, मैं वही पिछले वाले सेंटेंस को दोबारा से डेकोरेट कर रहा हूं, स्टील द मनी। अब देखो ये सारी की सारी फिर से मैंने ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब लिख दी। इनको फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कोई नाउन चाहिए। लिखी हुई है वर्ब, तो इसको नाउन बनाओ। नाउन बनाने के लिए क्या करोगे, टू स्टील करोगे या स्टीलिंग करोगे। तो इसको टू स्टील और स्टीलिंग करने से पहले जरा मेन वर्ब के नेचर को देखो। भाई एडमिट किन चीजों को करते हो आप, जो हो जाती हैं। एक्सेप्ट किसे करते हो, जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने, उसको एडमिट कर लिया। या आपने कुछ कर दिया और आप भूल गए, या आपने कुछ कर दिया और वो आपको याद आ गया, रिमेंबर कर दिया आपने उसको, रीमेंबर, अपनी मेमोरी में दोबारा उसको ले आए, मतलब आपने उसको पहले किया होगा। तो ये वाली वो वर्ब है, ये वो एक्शन है जो इन सारी की सारी वर्ब से पहले का होगा। अगर ये एक्शन इन वर्ब से पहले का होगा तो मेन वर्ब से पहले वाले एक्शन को लिखने के लिए हम जीरेंड लगाते हैं। हमें क्या लगाना चाहिए, यहां पर स्टीलिंग कर देना चाहिए। ठीक है, तो स्टीलिंग कर दिया हमने, जीरेंड, नाउन बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया उस ट्रांजिटिव वर्ब का। लेकिन है तो अभी भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो अपने वर्ब वाले एट्रीब्यूट को छोड़ेगी थोड़ी, कैरी करके चलेगी। तो अगर इसके वर्ब के एट्रीब्यूट को हम देखें तो हम पाते हैं कि स्टील खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया अपने बाद में, द मनी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। एक सेंटेंस और लिखता हूं, बात बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही फटाफट समझा के नहीं निकलना चाहता, मैं पीछा नहीं छुड़ा रहा हूं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप बातों को ध्यान से सुने, समझे और अप्लाई करें। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, आई स्टॉप्ड टीच एंड वेंट फॉर अ वॉक। फिर मैंने यहां पर लिखा,
I stopped teach and gave a lecture on political issues. I stopped teach and gave a lecture on political issues. देखो स्टॉप ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और स्टॉप इंट्रांजिटिव भी है। स्टॉप ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, दोनों ही हैं। अब ये बताओ कि यहां पर टीच का टू टीच करोगे या टीचिंग करोगे? यहां पर भी टू टीच करोगे या टीचिंग करोगे? ये समझने के लिए ना जरा आगे की इंफॉर्मेशन को पढ़ो। क्या है आगे की इंफॉर्मेशन को? वेंट फॉर ए वॉक, अगर मैं वॉक के लिए चला गया तो ये जो एक्टिविटी थी मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अगर मैंने इसको स्टॉप कर दिया तो ये पहले से चल रही होगी। ये जो स्टॉप वाला काम हुआ है उससे पहले से टीच वाला काम चल रहा होगा, तभी तो मैं उसको स्टॉप कर पाया। तो अगर ये काम पहले से चल रहा है तो स्टॉप किसे किया मैंने? इस एक्टिविटी को किया, और ये एक्टिविटी पहले से चल रही होगी तो मेन वर्ब से पहले का एक्शन हो गया। मेन वर्ब से अगर पहले का एक्शन हो गया तो टीच नहीं टीचिंग आ जाना चाहिए, और टू टीच भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ये टीचिंग हो गया और स्टॉप वर्ब का इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर, इस एक्टिविटी पर ट्रांसफर हुआ तो वर्ब हो गई हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, और उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिखा? टीचिंग लिखा, और टीचिंग वाला काम पहले से चल रहा था, उसको स्टॉप करके मैंने क्या किया? वॉक के लिए वेंट कर गया। ठीक है, अब यहां पर देख लो इसी चीज को लगा के, आई स्टॉप्ड टीच एंड गेव अ लेक्चर ऑन पॉलिटिकल इशूज। अगर मैं टीच को यहां पर टीचिंग कर भी दूं तो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, और कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एंड क्यों लगा रहा हूं? फिर तो कुछ दूसरा कंजक्शन लगाना चाहिए था। इसका मतलब मैंने टीचिंग को नहीं रोका, मैंने यहां पर खुद को रोका, और अगर खुद को रोका तो इफेक्ट तो मेरे ऊपर ही ट्रांसफर हुआ, ऑब्जेक्ट पर तो इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ वर्ब का। तो वर्ब का नेचर हो गया इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई। स्टॉप अब इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है, और ये वाला जो एक्शन था ये पहले से नहीं चल रहा था, ये अब शुरू होगा। यानी कि स्टॉप वाली वर्ब के बाद ये वाला एक्शन शुरू होगा, यानी कि मैंने स्टॉप किया खुद को। किस लिए? इसलिए। तो टीचिंग नहीं टू टीच होना चाहिए। और अब ये जो टू टीच है ये कोई नाउन नहीं है, यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा इसका। इंट्रांजिटिव वर्ब तो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकती थी। अब मैंने टीच वाली प्रोसेस को, टीच वाली एक्टिविटी को नहीं रोका। टीच वाली एक्टिविटी को रोक देता तो फिर ये इंफॉर्मेशन कैसे लिख पाता मैंने तो लेक्चर दिया है पॉलिटिकल इश्यूज पर। समझिए आप बात को। तो अब ये जो टू टीच है ये नाउन ना होके, ऑब्जेक्ट ना होके, अब ये हो रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, ये रीजन बता रहा है इस स्टॉप वाली एक्टिविटी का। ये स्टॉप वाली जो वर्ब है इस वर्ब का रीजन बता रहा है कि मैं स्टॉप क्यों हुआ, मैं रुका क्यों। वाई का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। इन्फिनेटिव एडवर्ब रीजन भी बन जाते हैं कि मैं रुका क्यों। इतनी बात आप समझिए। ठीक है, वापस आते हैं सेंटेंस पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए था? यहां पर वर्किंग लगा हुआ है जो कि सही है, हम इन्फिनेटिव यहां नहीं लगा सकते, ट्रांजिटिव वर्ब वर्किंग। अब ये बिगेन के साथ वर्किंग इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो बिगिन वर्ब है, ये जो बिगेन आपकी वर्ब है और ये जो वर्किंग है, तो वर्किंग वाला जो काम है वो बिगिन के साथ साथ होगा। ऐसी स्टार्ट के साथ है, जब आप किसी चीज़ को बिगिन करते हो या स्टार्ट करते हो तो वो तो उसी समय शुरू हो जाती है ना। तो ये वाला जो एक्शन है नॉन फाइनाइट वर्ब वाला, वर्किंग वाला, ये बिगिन के साथ होने वाला एक्शन है। तो मेन वर्ब के साथ होने वाला एक्शन अगर है आपके पास तो आप क्या लिखेंगे? जेरेंड लिखेंगे, इन्फिनेटिव नहीं। इतना ध्यान रखें। माई नेफ्यू बिगेन वर्किंग, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और फॉर मी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फॉर यहाँ पर पर्पस बताने के लिए कि क्या पर्पस है, क्या रीजन है, उसने अपना प्रीपोजिशन ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ये जो मी है यही है पर्पस वर्किंग का। इतनी बात हो गई। माई नेफ्यू बिगेन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years एगो। अब देखिए जो अबाउट जो वर्ड है इस पर बात कर लेते हैं।
अबाउट प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि अबाउट यहाँ प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है? देखिए, अबाउट को प्रीपोजिशन या एडवर्ब बताने से पहले आप इसका फंक्शन देख लिया करें। आप इसका फंक्शन देखें। अगर अबाउट सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए आया है, किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आया है, तो निश्चित तौर पर ही वो प्रीपोजिशन होगा। और अगर वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है, तो निश्चित तौर पर ही वो एडवर्ब होगा। अब देखिए, आपके अबाउट के बाद क्या लिखी हुई है? अबाउट के बाद लिखी हुई है 10 years एगो, और ये जो एगो है ये होता है एडवर्ब। ठीक है, पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर करता है। अभी मैंने टाइमलाइन पर एगो के बारे में बताया था, जब मैंने बताया था बिगिन का बिगिन क्यों कर रहे हैं। तो ये जो लिखी हुई है आपके सामने 10 years एगो, ये है पूरी की पूरी एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को रिफर करने वाला ही एडवर्ब है एगो। तो जो मेन वर्ड का फंक्शन होगा, मेन वर्ड क्या है इस पूरी फ्रेज का? मेन वर्ड है एगो। तो जो फंक्शन मेन वर्ड का है एगो का, वही फंक्शन पूरी की पूरी फ्रेज का रहेगा। तो एगो अगर एडवर्ब टाइम है, तो ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है ये भी एडवर्ब टाइम हो गई। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को किसी सेंटेंस में जोड़ने के लिए तो प्रीपोजिशन लगाए नहीं जाते हैं। प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो ये कोई नाउन प्रोनाउन तो लिखा नहीं है, तो एडवर्ब टाइम लिखा है। तो अब अबाउट को आप प्रीपोजिशन तो कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, अबाउट प्रीपोजिशन हो सकता है तो उसका मीनिंग क्या होगा और किस तरह से यूज होता है, और जब वो एडवर्ब होता है तो उसका मीनिंग क्या होगा और वो किस तरह से यूज होता है, जरा समझ लेते हैं दो सेंटेंस से। ये लिखा मैंने अबाउट। अबाउट जब प्रीपोजिशन होता है तो उसका मीनिंग होता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ का रेफरेंस देता है, या कंसर्निंग, कंसर्निंग का मीनिंग देता है, या कनेक्टेड विद का मीनिंग देता है, कनेक्टेड विद का मीनिंग देता है। इतनी बातें आपको अपने दिमाग में बिठानी ही पड़ेंगी। आप इन चीज़ों को स्किप करके आगे जा सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, लेकिन आप अपने टाइम को नहीं बचा रहे होंगे, अपने टाइम को बढ़ा रहे होंगे। फिर ये चीज़ें दोबारा से परेशान करेंगी, आप फिर कंफ्यूज होंगे। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल, जल्दी जल्दी में मैं ऐसे लिख देता हूं स्पेलिंग, तो आप ध्यान मत दीजिए। ये लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अबाउट यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट। और यहां पर ये प्रीपोजिशन रिफर क्या कर रहा है? इस मीनिंग को। इनमें से कोई सा भी लगा के देख लो, कंसर्निंग या ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अबाउट का प्रीपोजिशन वाला फंक्शन है इस मीनिंग में। और प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन आएगा ही, क्योंकि उसी को जोड़ने के लिए अबाउट को लगाया गया होगा। लेकिन अबाउट जब एडवर्ब होता है तो उसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, सी इज अबाउट 6 feet टॉल। ये हो गई लिंकिंग वर्ब इज, और ये पूरा का पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है सब्जेक्ट के लिए। तो यहां पर 6 feet टॉल, ये तो एक एडजेक्टिव फ्रेज है, और यहां पर अबाउट लगाया गया है एडवर्ब के रूप में, ऑलमोस्ट को रिफर करने के लिए। ठीक है, अबाउट का मीनिंग क्या है? यहां पर ऑलमोस्ट के मीनिंग को रिफर कर रहा है। सी इज ऑलमोस्ट 6 feet टॉल। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा यहां पर, दे डाइड अबाउट 2 years ago। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अबाउट का मतलब क्या है यहां पर? ऑलमोस्ट। ठीक है, और इस ये एडवर्ब टाइम लिखा हुआ है, इसी को मॉडिफाई करने के लिए अबाउट को लगाया गया है। तो अबाउट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया यहां पर। एडवर्ब ऑफ डिग्री यहां पर लिख देता हूं मैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसी अमाउंट को रिफर करने के लिए, भाई ऑलमोस्ट और अप्रोक्सीमेटली तो किसी की अमाउंट को या किसी की इंटेंसिटी या स्कोप को यानी कि डिग्री को रिफर करने के लिए, को डिग्री को ही मॉडिफाई करने के लिए लगाया जाएगा, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया।
इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अबाउट यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, वो एडवर्ब डिग्री है, ऑलमोस्ट के मीनिंग को कन्वे कर रहा है, और ये लगाया गया है एडवर्ब टाइम। और इस एडवर्ब टाइम में ये जो 10 ईयर्स एक क्वांटिफायर लगा रखा है, इस क्वांटिफायर को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए अबाउट को लगाया गया होगा। यहाँ इसमें गलती हो गई, ये हो गया आपका 223वां सेंटेंस। 224वें पे चलते हैं। प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मैनी ऑफ विच इज कॉज्ड बाय ड्रंकननेस। ठीक है, समझ लेते हैं। प्रोहिबिशन नाउन हो गया। नाउन देखते ही आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए, या तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तो ये होने से रहा क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब है नहीं। ऑब्जेक्ट भी इसको नहीं कंसीडर किया जा सकता क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लगी है। सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे फिर तो इसे। तो प्रोहिबिशन हो गया आपका सब्जेक्ट। और आपके सामने लिखिए एम्स। एम्स यहाँ पर मेन वर्ब है, इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, लेकिन एट प्रीपोजिशन को लगाया गया है उस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए। यहाँ पर ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये जिरेंड हो रही है, और जिरेंड हमारी जो है नाउन होते हैं, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट बन भी सकता है, प्रीपोजिशन का ही बन सकता है और ट्रांजिटिव वर्ब का ही बन सकता है। तो यहाँ तो वर्ब इंट्रांजिटिव थी, तो प्रीपोजिशन लगा के हमें वो ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन यानी कि वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम जिरेंड कहते हैं वो लिखना पड़ा। अच्छा, ये जो मेन वर्ब है एम्स, ऐसी और भी कई सारी वर्ब हैं जिनके साथ एट प्रीपोजिशन आती है। ये एट लगाया जाता है टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए। टारगेटेड पॉइंट को, हमारा जो जिस पॉइंट पर हमारा टारगेट है उस पॉइंट को रिफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन लगाया जाता है एम के साथ। ऐसे नेचर की और भी वर्ब है, जैसे लुक, लुक के साथ आप एट लगा हुआ देखोगे, स्टेयर के साथ आप एट लगा हुआ देखोगे, गेज के साथ आप एट लगा हुआ देखोगे। ठीक है, लाफ, लाफ के साथ आप एट लगा हुआ देखोगे। ठीक है, थ्रो के साथ आप एट लगा हुआ देख सकते हो, शूट के साथ आप एट लगा हुआ देख सकते हो, etc। और भी हो सकती हैं 2-4 वर्ब, मेन मेरी जो ध्यान में आई वो लिखवा दी। ये जो एट यहां पर लगाया जाता है इन वर्ब के साथ उस टारगेटेड पॉइंट को रिफर करने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो एम्स है उसका टारगेटेड पॉइंट क्या है? ये एक्टिविटी। हमारे एम्स को टारगेट किया गया है इस एक्टिविटी पर, इसलिए एट प्रीपोजिशन लगा दिया। चूंकि एक वर्ब थी तो प्रीपोजिशन के बाद तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना था जो कि नाउन होता, तो उस वर्ब को नाउन बनाना पड़ा। हमने वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसे जिरेंड बना दिया। वर्ब को नाउन बनाने के लिए यहां पर हमने टू वीवर यानी कि इन्फिनेटिव नहीं लगाया, है ना। फिर वही बात जो भी मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताई थी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर हमें लिखना है और उस ऑब्जेक्ट की जगह कोई उस ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन की जगह कोई रेडीमेड नाउन ना होकर अगर वर्ब है तो हम इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं, जिरेंड भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम क्या रिफर करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रीपोजिशन लगा है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन ही हो सकता है, तो उस नाउन को लिखने के लिए अगर हमें कोई वर्ब मिल गई तो वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा। तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम उसको जिरेंड बनाएं या इन्फिनेटिव बनाएं? जिरेंड बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इन्फिनेटिव में हालांकि ये जो टू है इस टू को प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं किया जा सकता। 2v1 को हम एक सिंगल यूनिट की तरह ही कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम इसको बोलने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? क्या लिखा होता यहां पर? अगर इसको बोलने की कोशिश करें, एम्स एट टू रिड्यूस। समझिए मेरी बात को, किसी भी लैंग्वेज को जब हम स्पीक करते हैं, और ये किसी भी लैंग्वेज के लिए सही है, केवल इंग्लिश के लिए नहीं, जब हम किसी भी लैंग्वेज को हम बोलते हैं तो हम मैनर का ध्यान रखते हैं कि हमें बोलने में अटपटा ना लगे, सुनने वाले को सुनने में अटपटा ना लगे, बात हमारी एकदम से समझ में आए। तो एम्स के साथ हमने एट प्रीपोजिशन लगा दिया क्योंकि एम्स इंट्रांजिटिव थी। अब इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनेटिव लिख दिया। तो इन्फिनेटिव में जो टू है मूल रूप से तो ये प्रीपोजिशन ही होता है, बोलने सुनने में तो प्रीपोजिशन ही लगेगा। हालांकि टू रिड्यूस में 2 + v1 इन्फिनेटिव में टू को प्रीपोजिशन की तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता, इसको एक ही यूनिट माना जाता है, वो बात सही है। लेकिन बोलने और सुनने में तो प्रीपोजिशन जैसा ही है, तो एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आ गया, बोलने और सुनने में तो आ ही गया। तो इसलिए इस
कंस्ट्रक्शन को, इस स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हैं। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगाओगे और अगर आपको वर्ब मिल गई तो उसको जेरेंट फॉर्म में लगाओगे, इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं लगाओगे, ऑलवेज। ऐसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूं टू रिड्यूस नहीं हो सकता था, रिड्यूसिंग होगा, इतनी बात हो गई। अब देखिए रिड्यूसिंग जेरेंट तो है, नाउन तो बन गया, ऑब्जेक्ट तो बन गया इस एट प्रीपोजिशन का, लेकिन अपने आप में वो भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब बोल रहा हूं मैं, अगर वर्ब है तो उसमें वर्ब का एट्रीब्यूट रहेगा। तो जब वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने पाया कि वो एक ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ले लिया, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स नाउन हो गया, ट्रैफिक हो गया एडजेक्टिव उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। अब आगे लगा हुआ है मैनी, इतनी बात हो गई यहां तक। अब आगे लगा हुआ है मैनी, फिर ऑफ और विच। अभी पूरी बात समझ लेंगे, पहले मैनी को समझ लेते हैं। मैनी जो वर्ड है वो डिटर्मिनर भी हो जाता है और प्रोनाउन भी हो जाता है। चाहे वो डिटर्मिनर हो चाहे वो प्रोनाउन हो, उसका मीनिंग होता है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग को रिफर करने के लिए हम मैनी को यूज कर लेते हैं, डिटर्मिनर की तरह भी, प्रोनाउन की तरह भी। तो जब मैनी डिटर्मिनर होता है तो मैनी कार्ड तो लिख नहीं सकते, मैनी कार्ड्स लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लार्ज नंबर की बात हो रही है। लार्ज नंबर का मतलब मोर देन वन तो होगा ही, ठीक है। तो हमेशा जब भी मैनी यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, यानी कि मैनी डिटर्मिनर जब यूज होता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। और जब वो प्रोनाउन होता है तो वो किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। ये हो गया मैनी की बात, मैनी का फंक्शन, मैनी का पार्ट ऑफ स्पीच पर। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ विच। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जरा मेरे ये दो सेंटेंस देखिए, एक ही सेंटेंस लिखूंगा, ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है भाई मुझसे कि सर लेक्चर लंबा हो जाता है। बेटा लेक्चर लंबा इसलिए हो जाता है, इसलिए आपको लेक्चर लंबा लगता है थोड़ा, क्योंकि आपके पास समय कम है। मैं जानता हूं कि आपको कम समय में सारी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, वोकैब भी करनी है, रीडिंग भी करनी है। मैं जानता हूं कि आपके पास समय कम है, और लेकिन आप इतनी बात समझिए कि ये जितनी वैल्यूएबल, जितनी क्वालिटी टीचिंग आपको यहाँ पर दी जा रही है, उस क्वालिटी टीचिंग के लिए आपको एक प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, और वो प्राइस है आपका टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये एक ही बार देना है आपको जीवन में टाइम। इतना समय आपने जीवन में एक ही बार दे दिया इंग्लिश को, 6-7 महीने के लिए पढ़ दिया, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 8 महीने भी लग सकते हैं। एक बार अगर आपने इंग्लिश को इस तरह से ऑब्जर्व करके पढ़ लिया, समझ लिया, जीवन भर के लिए आपका टाइम रिड्यूस हो गया। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई एग्जाम देना अपनी जिंदगी में। 2-3 महीने की प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट लगाए और चले गए, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द सिटी इज फुल ऑफ माइग्रेंट्स। द सिटी इज फुल ऑफ माइग्रेंट्स, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। और यहां पर मैंने लिखा मैनी ऑफ देम आर पुअर। इसको एक पैराग्राफ मान लो आप, ये पैराग्राफ लिख दिया मैंने, ठीक है। इस पैराग्राफ में 2 सेंटेंस है, द सिटी इज फुल ऑफ माइग्रेंट्स एंड मैनी ऑफ देम आर पुअर। चाहो तो एंड कंजंक्शन से मैं इसे जोड़ भी सकता था, बट मैंने 2 अलग अलग सेंटेंस लिख दिए एक ही पैराग्राफ में। अब देखो ये जो मैनी लगाया गया है, ये किसके लिए लगाया गया है, माइग्रेंट्स के लिए लगाया गया है। ये जो दैम लगाया गया है ये प्रीपोजिशन है ऑफ, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया दैम। अब ये जो दैम है ये किसको रिफर कर रहा है, द सिटी को तो रिफर कर नहीं रहा है। ये जो दैम है ये माइग्रेंट्स को रिफर कर रहा है, माइग्रेंट्स के लिए लगाया गया है, ठीक है। ये जो दैम है माइग्रेंट्स के लिए लगाया गया है, और इन्हीं माइग्रेंट्स में से मैनी को रिफर करने के लिए, कुछ को रिफर करने के, अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को रिफर करने के लिए हमने मैनी को लगाया है। तो मैनी यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया दैम।
और ये सब्जेक्ट हो गया किसके लिए, इस प्रेडिकेट के लिए। तो मैनी यहाँ पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। डिटर्मिनर होता तो किसी नाउन के साथ लगा होता, यहाँ पर कोई नाउन होता। इतनी बात हो गई। अब देखिए दो अलग अलग सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अगर इनमें दोनों सेंटेंस को सम्मिलित करने की कोशिश करूं, मैं एक ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा द सिटी इज फुल ऑफ माइग्रेंट्स एंड मैनी ऑफ देम आर पुअर। यही तो मैं लिखूंगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक कंजंक्शन लगाया और एक मैंने यहां पर प्रोनाउन लगाया, और ये जो प्रोनाउन मैंने लगाया है ये माइग्रेंट्स के लिए लगाया है। लेकिन मुझे अपनी बात को कहने का मेरे पास एक तरीका और है। मेरे पास एक ऐसा वर्ड भी है इंग्लिश ग्रामर में जो प्रोनाउन का काम भी कर जाएगा और कंजंक्शन का काम भी कर जाएगा। तो वो वर्ड अगर मैंने लगा दिया तो वो एंड को लिखने की जरूरत को एलिमिनेट कर देगा। मुझे अपनी तरफ से उसका एक और कंजंक्शन को नहीं लगाना पड़ेगा। और वो वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इस माइग्रेंट्स के लिए भी यूज हो जाएगा और कंजंक्शन का काम भी कर जाएगा। अगर मैं यहां पर दैम की जगह होम लिख दूं, होम ही लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि माइग्रेंट्स तो पर्सन है। पर्सन के लिए मुझे या तो मैं हु लिख सकता हूं या होम लिख सकता हूं। और चूंकि यहां पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो मुझे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे ऑब्जेक्टिव केस में होम को लिखना पड़ेगा। हु को तो मैं लिख नहीं सकता हूं। अगर मैं दैम की जगह होम लिख देता हूं तो होम जो वर्ड है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन बन गया जो रिलेट कर रहा है अपने एंटीसीडेंट को, अपने से पहले लिखे हुए इस वर्ड को इस क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में, और कंजंक्शन का काम भी कर जाएगा। तो अगर मैं होम लगा देता हूं तो मेरी एंड लिखने की जो जरूरत है वो खत्म हो गई। फिर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूंगा, द सिटी, चलो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, आगे लिख देता हूं। फिर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूंगा, द सिटी इज full of migrants, many of whom are poor। ठीक है, तो ये जो whom है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और देखिए इसका जो आर पुअर है, इसका इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट अभी भी मैनी है, एक प्रोनाउन। लेकिन ये जो whom है, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो कंजंक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन कंजंक्शन होने के साथ साथ रिलेट करेगा इस एंटीसीडेंट के मीनिंग को सब्जेक्ट क्लोज में। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा इस सबऑर्डिनेट क्लोज का। तो बन तो गया, ऑफ प्रीपोजिशन इसी क्लोज में तो है, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ऑफ प्रीपोजिशन इसी क्लोज में तो है, तो इसी क्लोज में ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम यूज कर लेते हैं। यहां पर आते हैं तो यहां पर आपके सामने जो लिखा हुआ है मैनी ऑफ विच, यही कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ये विच जो आपको लगाया गया है, ये विच लगाया गया है ट्रैफिक एक्सीडेंट को रिलेट करने के लिए इस एंटीसीडेंट, इस वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो ये ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया एंटीसीडेंट इस विच के लिए, और विच को एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है। और मैनी हो गया प्रोनाउन, एक सब्जेक्ट, और ये हो गया मैनी का प्रेडिकेट। अब देखिए मैनी को मैंने क्या बताया कि जो मैनी है ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिटर्मिनर होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, प्रोनाउन होगा तो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के जगह आएगा, के लिए आएगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो गया, तो ये खुद भी अपने आप में एक प्लूरल प्रोनाउन ही है। ये जो प्रोनाउन है इसका नंबर क्या है, प्लूरल है। तो यहां पर इज नहीं आर होना चाहिए था। सब्जेक्ट तो यही है, सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब चेंज करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आपको क्या मिल गया, आपको मिल गई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलते ही क्या बोलेंगे आप, पैसिव। और कैसे पैसिव, बाय प्रीपोजिशन आ गया, और बाय प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया ड्रंकननेस। ठीक है, ये है आपका सेंटेंस, गलती थी।
इसकी जगह आर हो जाना था। ये 224वां सेंटेंस हो गया। आगे चल लेते हैं 225वें सेंटेंस पर। Across the world, discussions on curing cancer are any longer just wishful thinking। ठीक है, देखिए जो अक्रॉस है ये एडवर्ब भी हो जाता है, प्रीपोजिशन भी हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये प्रीपोजिशन ही हो रहा है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब प्लेस, लेकिन यहाँ तो ये प्रीपोजिशन ही हो रहा है। कैसे पता मुझे? क्योंकि इसके बाद एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है इसका ऑब्जेक्ट बनकर, तो निश्चित तौर पर ही इस नाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए अक्रॉस वर्ड को लगाया गया होगा। तो अगर अक्रॉस वर्ड को इस नाउन को जोड़ने के लिए लगाया गया है तो मैं क्या कहूँगा? प्रीपोजिशन कहूँगा। और ये हो गया इसका नाउन फ्रेज। ठीक है, द वर्ड हो गया नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज ही आ गई। अब देखिए जब अक्रॉस प्रीपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग, या एडवर्ब भी होता है तो इसका मीनिंग होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग हैविंग लिमिट्स। और ये जो समथिंग है इसकी भी कोई लिमिट हो, अनलिमिटेड नहीं। यूनिवर्स में अक्रॉस नहीं मान सकते। ठीक है, कोई लिमिटेड प्लेस है तो हम कह सकते हैं इसकी इस साइड से इस साइड के लिए अक्रॉस। ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, या फिर इन, एट, या इन एवरी पार्ट ऑफ सम प्लेस। कोई जगह है उस प्लेस के सभी पार्ट में अगर कोई चीज है तो हम अक्रॉस को यूज कर लेते हैं। तो इसी मीनिंग में यूज हो रहा है यहाँ पर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ड। अक्रॉस द वर्ड का मतलब क्या है? इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ड। ओके, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एडवर्ब प्लेस लग गया शुरू में, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। डिस्कशंस क्या है? डिस्कशंस तो नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसको इसमें एस लगा रखा है, प्लूरल बना रखा है। कॉमन नाउन है, कॉमन काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में आ गया। नाउन है तो या तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट तो होने से रहा क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते आप इसे क्योंकि ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन नहीं है, फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। तो डिस्कशंस हो गया आपके लिए सब्जेक्ट सेंटेंस में। फिर लगा है ऑन प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद हो गया डिस्कशन ऑन, इस प्रीपोजिशन के बाद हो गया ये ऑब्जेक्ट इसका क्यूरिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, क्यूर का मतलब टू इंप्रूव समथिंग, टू मेक सम डिसीज बेटर, टू मेक समवन हेल्दी, अगेन टू हील समथिंग। आपको कोई बीमारी है उसको हील करना, उसको सही करना, क्योर करना होता है, क्योर करना होता है। डिस्कशंस ऑन क्योरिंग, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन लगा था, प्रीपोजिशन को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, वर्ब लिखी हुई थी तो वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या बना दिया? जिरेंड बना दिया, और जिरेंड नाउन होते हैं तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब जिरेंड नाउन तो होते हैं, ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन होती तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया कैंसर। इतनी बात हो गई। डिस्कशंस ऑन क्यूरिंग कैंसर। अब देखो कोई बच्चा यहां पे ये कह सकता था कि सर आपने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जिरेंड को माना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को माना, फिर इसको चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब थी इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कैंसर को माना। आपने ये क्यों नहीं कहा कि ऑन प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कैंसर? ऑब्जेक्ट हो गया कैंसर चूंकि वो एक नाउन है, और ये जो क्यूरिंग हो गया ये वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव हो गई इस कैंसर के लिए। भाई ये भी तो संभव था, कोई स्टूडेंट ये भी तो सोच सकता है, कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि ऑन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कैंसर, और क्यूरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो इस नाउन से पहले लगी है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव हो रही है इस नाउन के लिए। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं वी स्वैम इन रनिंग वाटर। ठीक है, वी स्वैम इन रनिंग वाटर, इतना लिखा मैंने। तो यहां पर ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर। और ये रनिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या हो रही है, एडजेक्टिव हो रही है, किसके लिए, इस वाटर के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि इस इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वाटर ही है, चूंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो रहा है इस नाउन के लिए, तो इस नाउन फ्रेज का हिस्सा है, तो इस पूरी ही नाउन फ्रेज को इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन मूल रूप से तो इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वाटर ही है। रनिंग को आप हटा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो क्यूरिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो रहा है, एडजेक्टिव नहीं हो रहा कैंसर के लिए, वो जिरंड हो रहा है। और ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा, देखिए इस एडजेक्टिव के फीचर पर आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया आपको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, एडजेक्टिव होती है, तो वो जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होती है वो नाउन ही उसका डूअर होता है। ये कहा है मैंने आपको। जैसे मैंने रनिंग वाटर कहा तो वाटर रन कर रहा है, मैंने लिखा लाफिंग बुद्धा तो बुद्धा लाफ कर रहा है। मैंने लिखा यहां पर क्राइंग गर्ल, गर्ल नाउन हो गया, क्राइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव हो रहा है, किसके लिए, इसके लिए। भाई क्राइंग वर्ड को क्यों लगाया गया है, क्राइंग वर्ड को लगाया गया है गर्ल नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। अगर कोई वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो हो गया एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव हो रही है तो क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन मॉडिफायर हो रही है। क्यूरिंग के साथ ऐसा नहीं है, रनिंग के साथ ऐसा था। क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई वर्ब के आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव हो रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रही है, तो मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होती है वो नाउन ही उसका डूअर होता है। अगर वो एडजेक्टिव है तो गर्ल क्राई कर रही है, क्या आप यहां पर ये सोच सकते हैं कि कैंसर क्यूर कर रहा है किसी को? नहीं, कैंसर किसी को क्यूर नहीं कर रहा है, कैंसर क्यूर नहीं कर रहा है। यानी कि इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को अब इस कैंसर का एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब इस ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्यूरिंग, जिरेंड, और इस जिरेंड का ऑब्जेक्ट है इस वर्ब, चूंकि वर्ब थी तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया कैंसर। इस तरह से आप सोचना शुरू कीजिए। ठीक है, ऑन क्यूरिंग कैंसर। अब सब्जेक्ट क्या था हमारा, ये प्लूरल था, तो आर तो इसके साथ सही हो गया। आर यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब ही है। भाई हेल्पिंग वर्ब कहोगे आर को तो मेन वर्ब इसके साथ होनी चाहिए, तभी तो ये हेल्पिंग वर्ब कही जा सकती है। मेन वर्ब तो सेंटेंस में कहीं है ही नहीं। थिंकिंग को आप मेन वर्ब कह दोगे क्या? थिंकिंग को कोई बच्चा अगर मेन वर्ब कहना चाहे तो मैं उसको अभी गलत कह दूंगा, क्योंकि ये तो थिंकिंग तो नाउन है। कैसे पता चला मुझे नाउन है? क्योंकि इससे पहले एक एडजेक्टिव लगा है और एक एडवर्ब भी लगा है इस एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, ये जस्ट एडवर्ब लगा विशफुल के लिए, विशफुल चूंकि एडजेक्टिव था तो उसके लिए एडवर्ब आ गया, और ये विशफुल एडजेक्टिव लगा इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहां पर ये जो थिंकिंग है ये तो जिरेंड की फॉर्म में है, वर्ब की आईएनजी जिरेंड की फॉर्म में हो रही है, तो अब इसको मेन वर्ब तो कंसीडर कर ही नहीं सकता मैं। तो जब इसको मेन वर्ब कंसीडर नहीं कर सकता तो आर को हेल्पिंग वर्ब भी नहीं कह सकता। अब आर यहां पर मेन वर्ब है, लिंकिंग नेचर की वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग नेचर की वर्ब हो गई आर, और इसके बाद जस्ट विशफुल थिंकिंग इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया डिस्कशंस के लिए। डिस्कशंस आर जस्ट विशफुल थिंकिंग। अब बीच में लगा है ये एनी लोंगर। एनी लोंगर क्या है? अगर इतनी बात को समझ ले तो यहां पर हमारी जो है पूरी स्ट्रक्चर एनालाइज हो जाएगी और पता भी चल जाएगा हमें क्या गलती है। एनी लोंगर पर जरा थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं, 5 मिनट। देखिए ये वर्ड जो है एनी लोंगर, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी फ्रेज है, एक ऐसी एडवर्ब फ्रेज है जो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ही लगाई जाती है। यानी कि अगर वर्ब नेगेटिव मीनिंग में हो या फिर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हो, वहीं पर ये लगाई जाती है, वहीं पर ये मीनिंगफुल है। अभी बताऊंगा कैसे। एनी लोंगर, इसी का जो नेगेटिव वर्जन है, देखिए कहीं ना कहीं सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस में लगाई गई होगी, नेगेटिव स्ट्रक्चर में लगाई गई होगी तो नोट होगा, तो नोट एनी लोंगर।
ठीक है भाई, अगर एनी लॉन्गर को मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव स्ट्रक्चर में लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं वर्ब से पहले नोट लिखा हुआ होगा और एनी लॉन्गर लग रही होगी। तो नोट ये हो गया वो जो वर्ब से पहले लगा होगा, एनी लॉन्गर ये, तो एनी लॉन्गर का नेगेटिव वर्जन है नोट एनी लॉन्गर। और नोट एनी लॉन्गर, नोट एनी का मतलब हो जाता है नो, और लॉन्गर तो लगा हुआ ही है, तो नो लॉन्गर। अगर नो लॉन्गर लगी है तो ये किसी पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगी, पॉजिटिव वर्ब के साथ लगेगी, पॉजिटिव वर्ब के साथ, ठीक है। और ये लगेगी नेगेटिव वर्ब के साथ। ये पॉजिटिव वर्ब के साथ इसलिए लग रहा है क्योंकि नो तो इसके मीनिंग में आ गया। जब लॉन्गर के, नो लॉन्गर के मीनिंग में ही नो है यानी कि नोट है, ये वर्ड, ये एडवर्ब अपने आप में नेगेटिव मीनिंग को लिए हुए है, तो अब मेन वर्ब को नेगेटिव करने की क्या जरूरत है, मेन वर्ब को पॉजिटिव रख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगी। इसी का एक सिनोनियम है एनीमोर, बिल्कुल इसका सिनोनियम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, ठीक है। एनीमोर के जैसे दिखने वाला एक फ्रेज और है, उसमें क्या होता है, एनी अलग होता है और मोर अलग होता है। ये जो एनीमोर है ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर आपको पता है नाउन से पहले लगाए जाते हैं, तो ये जहां भी लगेगी नाउन से पहले लगेगी। कुछ मीनिंग में ये एडवर्ब की तरह काम भी कर जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री की जगह, क्योंकि मोर क्या है, अमाउंट को या क्वांटिटी को बताता है। मोर, मच, मोस्ट, ये अमाउंट को या क्वांटिटी को बताते हैं। तो एडवर्ब डिग्री की तरह भी काम कर जाता है एनी मोर कुछ सेंटेंसेस में, लेकिन अब इसका जो यूज है एडवर्ब की तरह वो पुराना हो चला है, ठीक है। पुराना कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसमें एनी मोर एडवर्ब डिग्री की तरह काम कर रहा होगा, लेकिन एनी मोर को अब मोस्ट केसेस में डिटर्मिनर ज्यादा कंसीडर किया जाता है। और इसी एनी मोर का एक नेगेटिव वर्जन है नॉट एनी मोर। नॉट एनी का मतलब आप जानते हैं नो होता है, तो ये क्या हो गया, नो मोर। तो ये जो नो मोर है ये भी डिटर्मिनर है और ये एडवर्ब डिग्री की तरह भी काम कर जाता है, ठीक है। सेंटेंस से मेरी बात को समझिए, सेंटेंसेस के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा आई डू नॉट ड्रिंक एनी लॉन्गर। अब ये जो एनी लॉन्गर लगाया जाता है ना, ये किसी ऐसी सिचुएशन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है जो अब वैलिड नहीं है। पहले वैलिड थी लेकिन अब वैलिड नहीं है, समय के साथ वो सिचुएशन इनवैलिड हो गई है, यानी कि कोई एक्शन मैंने स्टॉप कर दिया है। पहले मैं ड्रिंक करता था लेकिन अब मैं ड्रिंक नहीं करता। इस मीनिंग को रिफर करने के लिए लगाया जाता है एनी लॉन्गर भी, एनी मोर भी, नो लॉन्गर भी, नो मोर भी। कि कोई सिचुएशन पहले थी, कोई वर्ब पहले एग्जिस्टेंस में थी, कोई एक्टिविटी पहले होती थी या मैं करता था या कोई करता था, अब मैं उसको नहीं करता, ठीक है, उस डिसकंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। आई डू नॉट ड्रिंक एनी लॉन्गर सही सेंटेंस है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। नॉट एक एडवर्ब हो गया जो ड्रिंक से पहले लगा है, मेन वर्ब से पहले, और ये लग गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को लिखने का एक दूसरा तरीका यह है कि हम नॉट और एनी लॉन्गर को एक साथ लिख दें। भाई नॉट एनी लॉन्गर मैंने क्या बताया, नॉट एनी लॉन्गर मीनिंग के हिसाब से देखें तो नो लॉन्गर हो जाएगा। तो एनी लॉन्गर को तो लगाया गया है एक नेगेटिव वर्ब के साथ या वर्ब के नेगेटिव मीनिंग के साथ, लेकिन यहां पर है नॉट एडवर्ब और यहां पर है एनी लॉन्गर। तो आप मेरी बात का जरा उत्तर दीजिए कि हम नोट को एनी लॉन्गर के साथ ले जाएं, पीछे कर दें, या एनी लॉन्गर को नोट के साथ लेके आए। देखिए नोट एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब इस वर्ब के मीनिंग को निगेट कर रहा है। एनी लॉन्गर तो एक एडवर्ब टाइम है, उसको यहां लाना ज्यादा सही होगा। मतलब अगर मैं सेंटेंस को लिखने की कोशिश करूं, आई ड्रिंक यानी कि पॉजिटिव लिख दी मैंने, तो एनी लॉन्गर को नोट की पोजीशन पे लाना ज्यादा सही होगा। तो आप इसको लिखे ऐसे, आई नोट
नॉट एनी लॉन्गर का क्या कर दोगे आप, नो लॉन्गर, आई नो लॉन्गर ड्रिंक। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनी लॉन्गर को अगर लगाएं तो आप सेंटेंस में बाद में लगाएं, मेन वर्ब के बाद। नो लॉन्गर को आप लिख रहे हैं तो आप उसको सेंटेंस के बीच में लगाएं, यानी कि मेन वर्ब से पहले। वो इसलिए क्योंकि हमें इस वर्ब के मीनिंग को नेगेटिव रखना जरूरी था। अब आप ये कह सकते हैं कि नो लॉन्गर को लगाया गया है एक पॉजिटिव वर्ब के साथ, वो इसलिए क्योंकि नो लॉन्गर का खुद का मीनिंग नेगेटिव है। नोट को या नोट के मीनिंग को उसने अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है। तो हमारे सेंटेंस को आई डू नॉट ड्रिंक एनी लॉन्गर को लिखा जा सकता है आई नो लॉन्गर ड्रिंक। चूंकि मैंने बताया कि एनी लॉन्गर का डायरेक्ट सिनोनियम एनी मोर है, तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे आप, आई डू नॉट ड्रिंक एनी मोर, आई डू नॉट ड्रिंक एनी मोर, ये ऐसे भी सही हो जाता। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। बाकी के जो दो एडवर्ब मैंने बताए थे, एनी मोर और नो मोर, भाई ये तो एडवर्ब हो गया, ये डिटर्मिनर है, दोनों एडवर्ब डिग्री भी हो जाएंगे दोनों। तो इन पर बात कर लेते हैं जरा, दो सेंटेंस इन पे लिख देता हूं, तसल्ली रहेगी आपको। जैसे मैंने लिखा आई डिड नॉट फाउंड एनी मोर ट्रबल। तो ट्रबल क्या हो गया, नाउन, एनी मोर डिटर्मिनर हो गया इसके लिए। नॉट एनी मोर को, यानी कि नॉट एनी मोर को मैं लिख सकता हूं नो मोर। तो नोट को उधर नहीं, अब देखो, अब यहां पर क्या गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, ये फीचर समझिए। यहां पर ये डिटर्मिनर फ्रेज में है, भाई यहां पर तो ये एडवर्ब था, एनी लॉन्गर तो एडवर्ब था, तो इसको अगर वर्ब से पहले भी ले गए तो भी वो एडवर्ब ही रहा। लेकिन यहां पर एनी मोर डिटर्मिनर है, अब डिटर्मिनर को तो एडवर्ब बना नहीं देंगे फाउंड से पहले ले जाके, तो नोट के मीनिंग को उधर ले जाना पड़ेगा हमें, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा आई फाउंड नो मोर ट्रबल। बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। नोट के मीनिंग को उठा के वहां ले गए, ट्रबल हो गया नाउन और नो मोर हो गया डिटर्मिनर, ठीक है। तो नो मोर लिखें आप या एनी मोर लिखें, दोनों के दोनों डिटर्मिनर हैं, नाउन के साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ड है, तो नाउन से पहले लिखे जाएंगे। एनी लॉन्गर एक एडवर्ब टाइम होता है, सेंटेंस में उसको बाद में लिखें, और नेगेटिव वर्ब के साथ वो आएगा, यानी कि नोट लगा होगा। अगर आप नोट एनी लॉन्गर की जगह नो लॉन्गर लिखना चाहते हैं तो आप नो लॉन्गर को वर्ब से पहले लिखें, यानी कि सेंटेंस के बीच में लिखें, और जो वर्ब रहेगी वो खुद पॉजिटिव मीनिंग में है, क्योंकि अब हमने नोट के मीनिंग को नो लॉन्गर में ही घसीट दिया, ठीक है। एनी लॉन्गर का डायरेक्ट सिनोनियम है एनी मोर, तो आप एनी लॉन्गर की जगह एनी मोर भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट ड्रिंक एनी मोर। इतनी बेसिक चीजें आपकी समझ में आ गई। इसको यहां लगा कर देखो यहां पर आपकी जो पूरी की पूरी जो वर्ब है, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको एनी लॉन्गर नहीं नो लॉन्गर लगाना चाहिए, और नो लॉन्गर मीनिंग के हिसाब से भी सही है, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्यूरिंग कैंसर आर नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग, मतलब पहले पास्ट में कैंसर को क्योर करने में जो डिस्कशन थे वो विशफुल थिंकिंग थे, सिर्फ हम सोच सकते थे, लेकिन अब तो हम उन्हें क्योर कर भी सकते हैं। कई तरह के कैंसर हैं जो कुछ अर्ली स्टेजेस में रोक दिए जाते हैं, ठीक है। कई तरह के कैंसर्स को क्योर कर लिया जाता है, कई तरह के अभी भी इनक्योरेबल है, पूरी तरह से इंप्रूव नहीं हो पाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नो लॉन्गर लगाना पड़ेगा, एनी लॉन्गर यहाँ पर गलत हो जाएगा। या फिर ये सेंटेंस आप ऐसे लिखते, आर नॉट जस्ट विशफुल थिंकिंग, एनी लॉन्गर को आप बाद में लगाते, तो ये ऐसे ठीक हो जाता। लेकिन ये ऑप्शन आपके पास था नहीं, ये ऑप्शन नहीं था आपके पास कि आप यहाँ पर नोट भी लगा दें, नोट भी इंसर्ट कर दें और एनी लॉन्गर को यहाँ भी लगा दें, फिर आपको दो जगह एरर निकालनी पड़ती, दो जगह गलती निकालनी पड़ती।
और इम्प्रूवमेंट में अगर आ जाएं ये दोनों ऑप्शन कि नॉट जस्ट विशफुल थिंकिंग एनी लॉन्गर लगाएं या नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग लगाएं, तो ये वाला ज़्यादा प्रीफर करना, ये ज़्यादा फॉर्मल है। ठीक है, सही ये भी है, नोट के साथ एनी लॉन्गर लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आपने उन दोनों के मीनिंग को सम्मिलित कर दिया और नो लॉन्गर को यूज़ कर लिया। ये इम्प्रूव्ड बेटर वर्जन है, ये ज़्यादा फॉर्मल है। ठीक है, इतनी बात भी ध्यान रखें कि अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो। ये हो गए आपके 225 सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से, ग्रामर के या नॉन ग्रामेटिकल पार्ट से कहीं से भी कोई भी दिक्कत है, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।